जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एबी मैथ्स वाईटी में। कक्षा 9वीं विषय गणित के कंप्लीट सिलेबस के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विषय गणित का अध्याय 1 संख्या पद्धति में प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का यह पार्ट 3 है। इससे पहले इस चैप्टर से 2 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। जिसने नहीं देखा है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप जाकर ज़रूर देखिए। सबसे पहले पार्ट में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के ऊपर चर्चा किया था। सेकंड पार्ट में हमने प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व किया है और अब हम इसमें 1.2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 है हमारे पास। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने सभी संख्याओं को विस्तार से समझाया। जिसने नहीं देखा है जाकर जरूर देखिए पहले, इसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इजीली बन जाएंगे। पहला प्रश्न है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सबसे पहले आप लोगों को सभी संख्याओं के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली संख्या हमने क्या बताए थे, प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या मैंने आपको बताया था 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। अगर इन्हीं संख्याओं में हम शून्य को मिला दें तो ये हो जाती है पूर्ण संख्या, ठीक। और इसके बाद अगर मैं इसमें माइनस संख्याएं मिला दूं, माइनस वाली संख्याएं भी मिला दूं, तो ये क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं, ठीक है। और इसके बाद में अगर ऐसी संख्या जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये कौन सी होती हैं, परिमेय होती हैं, ठीक। और जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, वो क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। अब इन्हीं सभी संख्याओं को मिला करके हम ये जितनी भी अपरिमेय, परिमेय, पूर्ण, भाज्य, अभाज्य, प्राकृत, पूर्ण, ये सभी संख्याओं को टोटली मिला करके हम लोग क्या बोले थे, रियल नंबर बोले थे, या फिर आप इसे वास्तविक संख्या कह सकते हैं। तो आप जानते हैं यहाँ पे कि वास्तविक संख्या क्या होती है हमारे पास में, जिसमें पूर्णांक, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सभी संख्याएं उसमें आती हैं रियल नंबर में या वास्तविक संख्या में। तो यहाँ हमारे पास में कारण क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक संख्याओं, यह सत्य होगा, यह कथन क्या होगा, सत्य। और इसके लिए कारण होगा हमारे पास में, कारण मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी शामिल होती हैं। तो ये इसका कारण हो जाएगा। पहला आंसर हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड प्रश्न देखते हैं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m या कर्णी m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो इसका असत्य आंसर आएगा। देखिए किस तरह से आएगा। सबसे पहले तो इसका आंसर क्या होगा, असत्य। और इसके लिए कारण मैं यहां लिख दे रहा हूं, संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती हैं। प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो संभव नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं संख्या रेखा क्या होती है, ये इस तरह से 0 बीच में होता है और इस तरफ होती हैं पूरी धनात्मक संख्याएं, इस तरह से, और इस तरफ में आती हैं हमारे पास में पूरी ऋणात्मक संख्याएं। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो संख्याएं हैं, तो ये पॉजिटिव वाली जो संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं जो हैं, ये तो कर्णी के रूप में हो सकती हैं। इस तरह से ये कर्णी के रूप में हो सकती हैं। लेकिन ये वाली संख्याएं कभी आपने इस तरह से नहीं देखा होगा कि जो ऋण वाली संख्याएं कर्णी के अंदर हों। तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, इस वजह से ये कथन क्या होता है, असत्य होता है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। ऐसा नहीं होगा, ये संभव नहीं है, ठीक है। तो उसका कारण ये होगा और ये असत्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ आप देखेंगे, मैंने अभी आपको पहले प्रश्न में भी यह समझाया कि वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर बनी होती है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे परिमेय संख्याएं भी तो होती हैं। तो कुछ परिमेय संख्याएं तो ऐसा नहीं होने देंगी, ठीक है। तो यह कारण भी क्या होगा, ये असत्य होगा। और इसके लिए कारण मैं लिख दे रहा हूं, वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती हैं। तो इस तरह से ये तीसरे प्रश्न का कारण होगा और ये तीनों प्रश्न के आंसर हम इस तरह से देंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हमारे पास में दिया हुआ है
क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होती है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अब इसका आंसर देना है, वो भी कारण सहित। हमें यहाँ पे ये बताना है कि ये अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, नहीं। ऐसा नहीं होगा कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय हो, है ना। तो यहाँ पे हल इसका लिखेंगे हम नहीं, और इसके लिए हम कारण लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। तो इसके लिए उदाहरण हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, करनी एक। अब करनी एक का अर्थ क्या होता है, एक, क्योंकि हम करनी एक को देखिए, जैसे ये करनी है, करनी के अंदर एक जो है इसको हम एक गुणा एक लिख सकते हैं, और जब भी करनी के अंदर जोड़े बन जाता है तो इस जोड़े को हम बाहर निकाल के रख देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास में, एक। आप यहाँ देखेंगे हम करनी दो को लिख सकते हैं, करनी तीन को लिख सकते हैं, करनी चार को लिख देते हैं। एक और उदाहरण, हमने एक उदाहरण कंप्लीट यहाँ कर दिया है, सेकंड उदाहरण दे देते हैं हम करनी चार। तो करनी चार का आंसर कितना आता है हमारे पास में, दो। क्यों, क्योंकि देखिए ऐसे भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, दो गुणा दो, और ये जोड़ा बन गया, यानी कि हम दो को बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके एक और उदाहरण दे सकते हो आप इसमें, ये करनी नौ। ठीक है, करनी नौ का आंसर कितना आता है, तीन आता है, क्योंकि आप करनी नौ को तीन गुणा तीन लिख सकते हो और एक जोड़ा बन जाता है, इसलिए हम इसे बाहर लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने उदाहरण भी दे दिए, कितने उदाहरण दे दिए हमने, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन तीन उदाहरण हमने यहाँ पे पेश कर दिए हैं। पहला उदाहरण हमारा हो जाता है वर्गमूल एक, दूसरा वर्गमूल दो, या वर्गमूल चार, वर्गमूल नौ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक उदाहरण देने को कहा था, हमने फिर भी यहाँ पे तीन उदाहरण दे दिए हैं। तो इसका आंसर होगा नहीं, और कारण होगा सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, क्योंकि ये सभी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, ये जब जितनी भी संख्याएं हैं ये क्या है, परिमेय संख्याएं, क्योंकि हमने इनको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एक परिमेय संख्या है तो इसे हम एक बटे एक लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे दो एक परिमेय संख्या है, इसे हम दो बटे एक लिख सकते हैं। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्याएं हैं और इनका वर्गमूल अपरिमेय नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यहाँ पे वर्गमूल 5 दिया हुआ है, इस वर्गमूल 5 को हमें संख्या रेखा पर लिखना है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय मैं आप लोगों को लिखकर दिखा देता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आप इसे समझ लीजिए सबसे पहले। तो अब बच्चों आपने देखा ये जो है ये पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है, मैथ्स में यह एक प्रमेय है, और इस प्रमेय की सहायता से हम इस सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। वर्गमूल 5 को हम संख्या रेखा पर दर्शाने वाले हैं। तो आप ठीक से इसे देख लीजिए, यह होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहाँ पे आप सिर्फ कर्ण भुजा को निकालना चाहेंगे तो ये स्क्वायर जो होगा, ये वर्ग जो होगा, ये बराबर के उस तरफ जाके कर्णी का रूप ले लेता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारे पास में, वर्गमूल लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, या आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो वर्ग है दोनों साइड हमने क्या किए हैं, वर्गमूल ले लिए हैं, करनी ले लिए हैं। तो इधर का वर्ग जो है ये करनी से वर्गमूल कट गया है और इधर वर्गमूल अभी जैसा का वैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण बराबर क्या निकल के आता है हमारे पास में, करनी लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब आपको ऐसे में वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना सिखाऊंगा। तो आप लोगों को स्केल और चंदा की जरूरत पड़ेगी और साथ में डिवाइडर। तो आप लोग ये चीजें तैयार रखें। अब सबसे पहले हम क्या करना होगा, वर्गमूल 5 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे वर्गमूल 5 को मैं लिख सकता हूं वर्गमूल 1 धन 4। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ूंगा तो वर्गमूल 5 ही आएगा, यानी कि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि मैं इस वर्गमूल के अंदर जो एक है इसको एक का वर्ग लिख सकता हूं। ठीक, और क्योंकि देखिए वह एक का वर्ग एक ही होता है तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर देखेंगे आप चार को मैं 2 का वर्ग लिख सकता हूं। ठीक है, और इधर लिखा हुआ है कितना, वर्गमूल 5। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अभी भी बराबर हैं। देखिए 2 का वर्ग जब हम करेंगे तो ये 4 आएगा और 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो ये वर्गमूल 5 बराबर हैं आपस में। तो इसकी तुलना हम इससे कर देते हैं। ठीक है, इसकी तुलना हम इससे कर देते हैं। तो आप देखेंगे लंब हमारे पास में कितना निकल के आ रहा है, लंब जो होगा वो हमारे पास 1 होगा और आधार जो होगा वो हमारे पास में कितना होगा, 2। ठीक है,
तो इस तरह से हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाए और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमें लंब का मान और आधार का मान पता चल गया, क्योंकि कर्ण का मान हमारे पास में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वर्गमूल 5। ठीक है, अब इन तीनों भुजाओं का जब मान हमको पता चल गया है तो हम इसको एक ट्राइंगल की भांति, ट्राइंगल में इसके मान रख करके एक ट्राइंगल बना सकते हैं स्केल की सहायता से, और उसके बाद डिवाइडर की सहायता से इतनी माप का हम एक चाप काटेंगे संख्या रेखा पर। तो सबसे पहले मैं संख्या रेखा ला लेता हूं। इस तरह से आप स्केल की सहायता से सबसे पहले संख्या रेखा बना लेंगे। इसके बाद हमने देखा लंब की लंबाई क्या कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। यहाँ हमारे पास में कितना निकल के आया है, 1। ठीक है, तो हम यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे। ठीक, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, 1 सेंटीमीटर की ये लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ करी। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमको करना है यहाँ पे आधार 2 सेंटीमीटर का। तो आधार यहाँ तक हो जाएगा हमारा, 2 सेंटीमीटर यहाँ तक है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की लंब हमने यहाँ पे ये बना दी, और इसके बाद में आधार 2 सेंटीमीटर ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे मिला देना है। तो ये जो लंबाई होगी, कर्ण जो होगा, ये कितना होगा हमारा, √5 होगा। ठीक है, ये जो लंब है ये 1 सेंटीमीटर, ये जो दिख रहा है आधार ये 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये जो लंबाई हम मिलाएंगे ये हो जाएगी हमारी वर्गमूल 5। ठीक, तो इसे हम मिला देंगे। इस तरह से इसे हमने मिला दिया। तो ये जो लाइन हमारे पास में आई है ये क्या है, करनी 5 है। ठीक है, यानी कि ये वर्गमूल 5 लंबाई की एक लाइन हमारे पास में निकल के आ गई। तो अब हमें क्या करना है, डिवाइडर लाना है। डिवाइडर की सहायता से हम यहाँ पे डिवाइडर का एक सिरा रखेंगे और एक सिरा हमें यहाँ पे रखना है, और ये जो लंबाई है इस लंबाई तक हमें क्या करना है, डिवाइडर का माप ले लेना है। और उसके बाद डिवाइडर के एक सिरे को यहाँ रखेंगे हम 0 पॉइंट पे, और एक चाप काट देंगे हम इस तरफ इस लाइन पे। तो यहाँ पे कहीं पे हमारा चाप कटेगा, जो लंबाई होगी √5 या वर्गमूल 5। तो ये जो पॉइंट आएगा हमारा यही क्या होगा, वर्गमूल 5 होगा। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को निरूपित कर सकेंगे। इसी तरह से आप वर्गमूल और दूसरी संख्याएं का वर्गमूल भी अगर आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर उसमें लंब का मान और आधार का मान निकाल लेंगे, और उसके बाद कर्ण का मान आराम से निकल जाएगा। फिर उसी के आधार पर आप ट्राइंगल बनाएंगे एक लाइन, नंबर लाइन पर या संख्या रेखा पर। उसके बाद हमें क्या करना है, डिवाइडर की सहायता से चाप काटना है उतनी ही लंबाई का जितनी लंबाई का यहाँ पे कर्ण होगा। ठीक है, तो यहाँ जो पॉइंट आएगा वही क्या होगा, हमारा वर्गमूल 5 होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ठीक से समझ आया होगा और ठीक से समझा पाया होगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कक्षा 9वीं का विषय गणित सब कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे कराया जा रहा है। धन्यवाद।